अच्छा, अब हम लोग ने जो है लास्ट टाइम जो है टॉपिक स्टार्ट किया था एडीओ डॉट नेट का। तो हम उस एडीओ डॉट नेट को टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और फिर हम टूवर्ड्स जो है वो डेटाबेस का थोड़ा रिवीजन वाली चीज़ें टॉपिक्स पे आएंगे। तो हमें जो है एक टॉपिक कंप्लीट करना है जो हमने स्टार्ट किया था। हमने जो है एडीओ डॉट नेट क्या था, पहली बात एडीओ डॉट नेट सेट ऑफ क्लासेस थी जिसका सिर्फ और सिर्फ पर्पस ये है डेटाबेस से कनेक्टिविटी का। और फिर हमने ये भी बात की थी कि हमारे पास जो है वो ये सीक्वल सर्वर यानी कि एमएस सीक्वल सर्वर स्पेसिफिक नहीं है, ये दूसरे डेटाबेस को भी हैंडल कर लेता है। तो हमने जो कुछ कोड देखा था वो उसमें ये था, वहाँ पे एसक्यूएल डॉट नेट प्रोवाइडर यूज हो रहा था और उसके लिए हमने जो है एक क्लास यूज की थी नेम स्पेस जो है एसक्यूएल क्लाइंट का। अगर हम जो है वो ओरेकल के साथ कनेक्ट करना चाहते तो हमारे पास एक अलग क्लास होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ क्लास के जो है वो प्रीफिक्स चेंज हो जाता है, बाकी कोड एज इट इज रहता है। तो हमने जो कुछ क्लासेस की बात की थी जिसमें से एक क्लास थी आपके पास एसक्यूएल कनेक्ट, एक था एसक्यूएल कमांड और हम एसक्यूएल पैरामीटर और इस तरह आगे चीज़ों पे जा रहे थे। अब हम जो है वहीं से रिज्यूम कर रहे हैं। हमने जो है दो चार चीज़ें पढ़ी थी। हमने जो है वो वहाँ पे डेटा रीडर और डेटा अडेप्टर पढ़ा था। डेटा रीडर में जो है हमने कुछ मेथड्स पढ़े, तो हम उन चीज़ों को करते हुए टूवर्ड्स डेटा अडेप्टर आएंगे जो हमने उस दिन कंप्लीट नहीं किया था। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि हमने जो एडियो डॉट नेट की जो क्लासेस यूज़ की अभी हमने यूज़ किया था वो हमने एसक्यूएल क्लाइंट यूज़ किया था, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ये आपको जो है वो एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कनेक्शन, ये सारी क्लासेस इसके अंदर अवेलेबल हैं इस नेम स्पेस में। तो हम जो है फिर उसको आराम से यूज़ कर रहे थे। हमने अपने एक डेटा हेल्पर क्लास बनाई थी और उसके अंदर इस कोड को देख रहे थे। तो हम वो कोड वापस गो थ्रू करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कोड था। उसके अलावा हमने दो चीजें पढ़ी थी। हमने एक डेटा टाइप पढ़ी थी जिसे हम कह रहे थे डेटा सेट या डेटा टेबल। अच्छा, अब आपके पास जो है सिस्टम डॉट डेटा के अंदर ये डेटा टेबल एग्जिस्ट करता है या डेटा सेट करता है और इसका जो है कोई भी ताल्लुक नहीं है जी, इसका जो है कोई भी ताल्लुक नहीं है आपके जो है डेटाबेस से। पहली चीज, हम ये डेटाबेस से डेटा स्टोर कराने के लिए जरूर यूज करते हैं। हमारे पास जो है एक मेमोरी में जो है डेटा टेबल्स को स्टोर कराने का तरीका है, मगर डेटाबेस स्पेसिफिक नहीं है। तो हमने पहले भी बात की थी, अगर आप फाइल से रीड कर रहे हो तो आप ये चीज यूज कर सकते हो वहां पे भी। तो यहाँ पे जब भी आप यूज करोगे, अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट बनाओ तो उसमें बाय डिफॉल्ट सिस्टम डॉट डेटा शायद इंक्लूडेड मिल जाए आपको। उसके डेटा टेबल बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। तो अगर इसका ऑल्टरनेट की बात करें, आप लिस्ट ऑफ क्लास बना सकते हो, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हो। सही है। तो वहां पे आप मल्टीपल डेटा स्टोर करा सकते हो। सही है। अब हम डेटाबेस स्पेसिफिक बात करते हैं तो डेटाबेस राइट कैसे करता है, उसे हम टेबल देते हैं। टेबल जो है हम एज इट इज पास नहीं कर रहे होते, हम जो है वो इंसर्ट की क्यूरीज चला रहे होते हैं। इंसर्ट की क्यूरीज में हम जो है स्ट्रिंग पास करा रहे हैं। तो हम जो वो इंसर्ट की क्यूरीज जनरेट करवा रहे हैं, आप वो डेटा टेबल से करा लो या फिर आप जो है वो सिंपल जो है क्यूरीज एक लिस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू करा लो, पॉसिबल है। मगर डेटा टेबल के अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है जो कि इसके लिए काम आसान बना देता है, जिसमें हम अभी जो है वो कुछ स्लाइड्स में पहुंच रहे हैं, जिसे हम डेटा अडेप्टर कहते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करें कि हमारे पास डेटा टेबल, डेटा सेट, डेटा टेबल जो हम बात करें कि ये आपके पास जो है वो मेमोरी डेटा सी शार्प के कोड में एक रखा हुआ है। इसका डेटाबेस से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता। और ये अगर हम बात करें कि हमारे पास डिफरेंट सीक्वल के जो है वो डेटाबेस के प्रोवाइडर्स हों, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास एक एसक्यूएल क्लाइंट है जो कि सीक्वल के 7.0 एंड ऑनवर्ड से चल रहा है और सीक्वल के पुराने वर्जन जो एसक्यूएल 2000 से पहले होता था, वहां पे वो एक दूसरे तरीके से स्टोर करता था, वो इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर कराता था। उस केस में हमारे पास जो है OLEDB का डेटा प्रोवाइडर यूज होता था। अगर जो है आप जो है वो माई सीक्वल से डेटा लाओगे तो आप वो भी डेटा टेबल में सपोर्ट एज अ स्टोर करा सकते हो। तो ये प्रोवाइडर की लेयर एक अलग है, मेमोरी में स्टोर कराने के लेयर एक अलग है। फिर उसके बाद हमने बात की थी, हमने कनेक्शन की बात की थी और ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बात की थी कि हमें ये ऐप कॉन्फ़िग या वेब कॉन्फ़िग में रखना है। और उसका पर्पस सिंपल सा ये था कि हमने जो है जब भी डेटाबेस जो है वो आप अपने पास डिप्लॉयमेंट जो है डेवलपमेंट में यूज कर रहे हो, वो एक डिफरेंट सर्वर पे होगी या डिफरेंट डेटाबेस का नाम होगा। जब क्लाइंट पे जाओगे तो डिफरेंट होगा। और क्लाइंट जो है हो सकता है वो कुछ साल बाद या कुछ टाइम बाद माइग्रेट कर ले दूसरे सर्वर पे। तो इसीलिए आप बार बार बिल्ड नहीं करना चाहोगे, तो हमारे पास ऐप कॉन्फ़िग या वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शन स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है। उसके अंदर हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग रखते हैं। और कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए हमने तीन चार चीजें की बात की थी। सबसे पहली चीज सर्वर क्या है, सर्वर का नाम। तो वो हमारे पास एज अ डेटा सोर्स डिफाइंड होता है। नेक्स्ट चीज आपके पास डेटाबेस का नाम, यानी कि आपके जो डेटाबेस का जो
एक्चुअल नाम होगा, जैसे इस एग्जांपल नॉर्थ विंड है तो वो आप इनिशियल कैटलॉग के नाम से रखते हो। और उसके बाद हमने बात की थी कि यूजर नेम पासवर्ड आप हमेशा देते हो, यूजर नेम आईडी और पासवर्ड आप रखोगे, तो वो आपके पास जो भी होगा वो आप अपने कनेक्शन स्ट्रिंग में मेंशन कर देते हो। इसके बाद हमने एक और चीज बात की थी, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, वो किसी को याद है क्या था? इसमें ये हो रहा है कि आपके पास जो जिस यूजर से मैंने सिस्टम में लॉगिन किया वही यूजर नेम पासवर्ड डोमेन के साथ जो है वो डेटाबेस में जाता है, वो वेरीफाई करता है। अभी जो हम डेटाबेस की एग्जांपल देख रहे हैं उन सब में हम यूजर आईडी पासवर्ड से काम चला सकते हैं। मेरी एग्जांपल में हो सकता है जो है वो आप जो है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी देखो, आपके पास जब डिप्लॉय होगा आप चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मगर हम एक टॉपिक बाद में पढ़ने वाले हैं, शायद नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक में, तो वहां पे हमारे पास इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ज़रूरी होगा। क्यों ज़रूरी होगा तो हम उस चीज़ को उस वक्त कवर करेंगे कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है। मगर ये आपका जो सिस्टम का यूज़र नेम पासवर्ड है वो होगा, और ये हर यूज़र जो कनेक्ट हो रहा है ये उसके हिसाब से होगा। अच्छा, जिस तरह हमारे पास जो है वो सोप के एरर्स आते थे, इसी तरह जो है वो डेटाबेस के भी एरर्स आ सकते हैं। एक चीज़ हमने जब पहले बात कर रहे थे, हमने कहा था जब कनेक्टेड और डिस्कनेक्टेड एनवायरनमेंट्स की बात की थी, हमने कहा था कि कनेक्शन लिमिटेड होते हैं एक डेटाबेस पे। वो कुछ सेट ऑफ जो है कनेक्शंस पे ही जो है वो अपने एप्लीकेशन चलाता है, जैसे हम कनेक्शन पूल कहते हैं। तो एक कनेक्शन पूल में फॉर इंस्टेंस मेरे पास अगर सिर्फ 20 कनेक्शन है तो साइमल्टेनियसली 20 यूजर कनेक्ट हो सकते हैं, और इसीलिए हम जो है वो जो है कनेक्शंस को बार बार डिस्कार्ड करते रहते हैं ताकि कोई और यूजर कनेक्ट कर सके। तो अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक यूजर कनेक्ट करने की कोशिश करता है, 21st कस्टमर है, वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसके पास एक्सेस नहीं हो, तो इसीलिए जो आपके पास या तो उसके बाद वो उसे वेट पे डाल देगा या कुछ टाइम बाद उसे एरर दे देगा। तो हमारे पास एक एसक्यूएल एरर की क्लास एग्जिस्ट करती है जो कि एसक्यूएल एक्सेप्शंस फेंकेगा, और वो बताएगा कि आपको कहाँ पे क्या एरर आया है जो डेटाबेस स्पेसिफिक है। और अगर आप जो है नॉर्मल ट्राई कैच में काम करोगे उसमें भी आ जाएगा। ट्राई कैच में हम एक्सेप्शन की क्लास यूज करते हैं जो बहुत ही जो है वो ब्रॉड टर्म्स में यूज होती है। स्पेसिफिक आना है तो आप एसक्यूएल एक्सेप्शंस में जा सकते हो, वो आपको उसका ऑब्जेक्ट दे देगा कि क्या एग्जैक्टली एरर आया है, कनेक्शन स्ट्रिंग का मसला आ गया है, या फिर आपकी जो क्यूरी एग्जिस्ट नहीं करती है, वो सारी चीजें आपको देते रहेगा। अब हम दो तीन चीजें जो है जल्दी से बात कर लेते हैं। हमने उस दिन बात की थी हमारे पास कमांड का ऑब्जेक्ट होता है, कमांड के ऑब्जेक्ट को हमें कनेक्शन स्ट्रिंग देना पड़ता है, तो एक एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास थी। फिर हमने बात की थी कि हमारे पास जो है क्यूरी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। हो सकता है वो एक इनलाइन क्यूरी हो सकता है वो एक स्टोर्ड प्रोसीजर हो। ये चीज को डिफरेंशिएट कैसे करा जाता है, वो कमांड टाइप से डिफरेंशिएट किया जाता है। कमांड टाइप एक इन्यूमरेशन है, इनम आप देखोगे अभी थोड़ी देर में, जिसमें हम बताते हैं कि हमें किस टाइप की क्यूरी हम सेंड कर रहे हैं। मैं स्टोर प्रोसीजर सेंड कर रहा हूँ या फिर एक इनलाइन क्यूरी सेंड कर रहा हूँ, वो हम कमांड टाइप में बताएंगे। और उसके बाद जो है एक्चुअल जो क्यूरी पास हो रही है या फिर स्टोर प्रोसीजर का नाम, ये पास होता है कमांड टेक्स्ट में। और हमने जो है एक एसक्यूएल पैरामीटर्स की बात की थी, जो कि हमने कहा था कि कुछ हद तक हमें जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शन से बचा सकता है, 100% नहीं बचाएगा, कुछ टू सम एक्सटेंट वो पैरामीटर्स होते हैं। और आखिरी चीज हमने शायद देखी थी वो थी एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, एग्जीक्यूट रीडर और एग्जीक्यूट स्केलर। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट में हमारे पास आउटपुट हमेशा जो है वो होता है कि कितनी रोज इफेक्ट हुई हैं, तो हम एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी वहां पे यूज करेंगे जब भी आप इस टाइप की क्यूरी चलाओगे। अगर हम टॉप या इस टाइप का काम कर रहे हैं जिसमें हमें पता है कि एक रो एक कॉलम आएगा, तो हम एग्जीक्यूट स्केलर कराएंगे। और अगर हमें नहीं पता कितने रोज कितने कॉलम आ सकते हैं या डायनेमिक है चेंज हो सकता है, तो हम एग्जीक्यूट रीडर कॉल करेंगे। ये सारी चीजें अब जो है वो आपके पास जो है डेटा रीडर की चीजें आ रही हैं। अब हम टूवर्ड्स जो है वो डेटा अडेप्टर जा रहे हैं, तो हम जो है वो दो तीन बातें करके आगे निकलते हैं कि आपके पास जो है वो डेटा रीडर क्या था। डेटा रीडर फॉरवर्ड ओनली एक कर्सर है, तो उसने जो है वो डेटाबेस पे क्यूरी चलाई, उसके बाद जो है वो रिकॉर्ड ला रहा है, रो बाय रो रिकॉर्ड लेते जा रहा है। वो ऑप्टिमाइज बनाया हुआ है, बहुत ही तेज चलता है, और वो आपको एक रो रिटर्न करता है, फिर आप वो नेक्स्ट रो लेके आते हो, वो सारा डेटा आपको रिटर्न रो बाय रो करते रहेगा, वो बैकवर्ड नहीं जाएगा। सही। तो इसीलिए हम जो है हमने एक वाइल का लूप लगाया था जिसमें हम डेटा रीड कर रहे थे, एग्जैक्ट फाइल सिस्टम की तरह है, वो रीड कर रहा है। कब तक रीड करना है, जब तक जो है वो डीबी नल ना मिल जाए, यानी कि आखिरी रो जब तक नहीं आती तब तक वो एग्जीक्यूट कराते रहता है। अब हम आ जाते हैं टूवर्ड्स जो है वो आपके डेटा अडेप्टर पे। तो डेटा अडेप्टर और डेटा रीडर में क्या फ़र्क है? पहली चीज़, हमें जो है वो डेटा अडेप्टर जो है अगर सेलेक्ट की क्यूरी चला रहा है तो वो पीछे डेटा रीडर ही यूज़ करता है। तो डेटा अडेप्टर के पीछे डेटा रीडर ही एग्जिस्ट करता है।
अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट आपके पास ये है कि हम यहाँ पे जो है वो सिर्फ सेलेक्ट की क्यूरी लिखते हैं, ताकि उसे पता चल जाए ये किस टेबल की बात हो रही है और किन कॉलम्स की बात हो रही है। हो सकता है आप सेलेक्ट स्टेरिक करके लिख दो या स्पेसिफिक कॉलम बता दो। उसके बाद इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए आपको क्यूरी लिखनी नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली डेटाबेस के साथ मिलके जनरेट करवाता है। तो मैं जो है वो डेटा अडेप्टर मैंने फिल कर लिया। डेटा अडेप्टर जो है वो डेटा अडेप्टर से हम डेटा सेट फिल करते हैं। डेटा सेट में मैंने कुछ इन मेमोरी चेंजेस कर लिए। मैंने कहा हर रो में जो है +1 हो जाए, वो कर लिया। उसके बाद आप एक सिर्फ सिंपल सी अपडेट की जो है वो कमांड कॉल करोगे, एक ऑब्जेक्ट जो मेथड कॉल करोगे, वो डेटाबेस में जाएगा, डेटाबेस में क्यूरी बनाएगा खुद से, और उसके बाद वो एग्जीक्यूट भी करा देगा। अगर आप देखो जो हमारे ORMs होते हैं वो इसी मॉडल पे बने हुए हैं। वो करते यही हैं कि वो जो क्यूरीज हमें नहीं लिखनी पड़ती, वो सारा काम खुद जनरेट कर रहे होते हैं। मगर वहाँ पे काम होता है क्लासेस के फॉर्मेट में। यहाँ पे हमारे पास क्लासेस नहीं है, यहाँ पे डेटा सेट डेटा टेबल्स हैं। तो एक डेटा सेट पे हमें जो है वो डेटा ला के अपडेट करवाना है, तो हम इस पे ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हैं। सही है। मगर बैकग्राउंड पे डेटा रीडर ही यूज होता है, तो डेटा रीडर ऑप्टिमाइज्ड है, वो दोनों जगह चलता है। मगर हमें जो है डेटा रीडर के इसमें काम नहीं लिखना पड़ेगा। हमारे पास सिंपल से एक जो है स्टेटमेंट होगी। हम पहला काम ये करेंगे कि इसमें जो है अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखनी है, डॉट फिल। वो डॉट फिल क्या करता है, एक डेटा सेट को जो है वो डेटाबेस से क्यूरी ला के जनरेट करवा देगा डेटा सेट को। तो ये जो है वो कोडिंग परस्पेक्टिव से बहुत आसान है कि मुझे जो है ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ रही। मैंने सिर्फ बता दिया ये सेलेक्ट की क्यूरी है, यानी कि इस टेबल पे क्यूरी करना है, वो आपका डेटा सेट जनरेट करा के दे देगा। अच्छा, अब हमने एक और बात की थी कि डेटा सेट जो है वो उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमें जो है एग्जैक्टली फ़ायदा भी देता है कि जब हम क्यूरी चला रहे हैं, तो हो सकता है मल्टीपल टेबल्स से जो है अपने डेटा सेट को फिल करना चाह रहे हैं। तो अगर इस एग्जांपल में देखो, यहाँ दो डिफरेंट जो है डेटा सेट्स यूज हो रहे हैं। अगर आप चाहो तो एक डेटा सेट के अंदर मल्टीपल जो है वो क्यूरीज चला के एक डेटा सेट के अंदर मल्टीपल टेबल्स को रख सकते हो। उसका फायदा ये होगा कि आपके कोड में एग्जैक्टली डेटा बेस की तरह चीजें आ जाएंगी। मगर ये लेजी लोडिंग या ऑन डिमांड नहीं है। जैसा आपने क्यूरी चलाई, ये पूरा डेटा आपके पास उठ के आ जाएगा। तो आपकी मेमोरी एफिशिएंट नहीं हो सकता अगर आपने जो है कोई वेर की कंडीशंस नहीं लगाई है। तो ये डेटा पूरा फिल करते रहेगा, ये चीज याद रखना। अच्छा, अभी हमने डेटा रीडर के लिए तीन जो है वो आपके पास मेथड्स की बात की थी, एग्जीक्यूट रीडर, नॉन क्यूरी और स्केलर। एक और मेथड बाद में इंट्रोड्यूस हुआ था, ये इतना यूज नहीं होता है, तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैं इसे बता रहा हूँ। मगर ये इसके मसले भी हैं। वो है आपके पास XML रीडर। अगर आपके पास डेटाबेस XML में डेटा रिटर्न कर रहा है, अभी तक तो हम टेबल्स या स्ट्रिंग्स में रिटर्न करवाते थे। हमारे पास कभी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जब हमें डेटाबेस XML में डेटा रिटर्न कर रहा हो, और बहुत कॉमनली किया जाता है, तो उस केस में आपके पास एक मेथड दिया हुआ है, एग्जीक्यूट XML रीडर। XML रीडर क्या करेगा, डेटाबेस से XML डेटा लाएगा और आपके पास एक XML के ऑब्जेक्ट में इनपुट करा देगा। इसका फायदा क्या है कि अब आपको कास्टिंग नहीं करवानी पड़ रही XML में, स्ट्रिंग को XML में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका ये बेनिफिट मिल जाता है आपको। मगर इसका एक नुकसान ये है कि इसकी एक मैक्सिमम लिमिट है। अगर वो मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा आपके बड़ी XML है, तो ये आपके पास XML को ट्रंकेट कर देता है, तो यानी कि एक वैलिड XML नहीं रहेगी। तो उस चीज के लिए आप जो है, अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई, तो या तो आप कोड के थ्रू मैनेज करोगे दो क्यूरीज में, या तो आप एग्जीक्यूट रीडर कॉल कर लोगे। तो प्रेफर्ड ये है कि आप एग्जीक्यूट रीडर से ही काम करा लो। मगर आपके पास डेटा XML की लिमिटेशंस के अंदर है, तो आप XML रीडर भी कॉल कर सकते हो। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास एग्जीक्यूट जो है, आपके पास हम डेटा रीडर और डेटा सेट की बात करें तो हमें कौन सा कब यूज करना चाहिए। तो हमारे पास जो कुछ बेसिक सी एग्जांपल है कि अगर मुझे जो है वो डेटाबेस से जो है डेटा अपने पास लोकली कैशे करना है या मेमोरी में स्टोर कराना है, तो डेटा अडेप्टर प्रेफर्ड है। डेटा सेट के फॉर्मेट में वो स्टोर कर रहा है, इन मेमोरी में सारी चीज़ें होंगी, मुझे आइट्रेट खुद नहीं करना पड़ रहा, वो पीछे से खुद करके दे देगा मुझे। उसके अलावा अगर आपके पास XML बेस्ड वेब सर्विसेज है, यानी कि मल्टीपल सर्वर्स पे एप्लीकेशन चल रही है, तो आपके पास डेटा अडेप्टर आसान होता है कि वो जल्दी से डेटा ला के, सिंस ऑफलाइन मोड में उसे काम करना है, तो आपके पास आप उसमें यूज़ कर सकते हो। डेटा रीडर मना नहीं है, मगर ये कि डेटा रीडर जो है वो मोस्टली
जो है वो कनेक्टेड एनवायरनमेंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम डिस्कनेक्टेड एनवायरनमेंट में तो आप डेटा अडेप्टर यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं होगा। डेटा सोर्स क्या करता है कि आप उसे जो है एक डेटा टेबल या डेटा सेट प्रोवाइड करते हो। आप उसे बता देते हो कि मुझे जो है क्या डेटा टेक्स्ट में रखना है, क्या उसकी जो है वो पीछे वैल्यू रखनी है, और आप डेटा बाइंड कॉल करते हो तो वो उस एक्सएमएल जो टेबल है उसको ड्रॉप डाउन से लिंक कर देता है, जिसे हम बाइंड कहते हैं। तो कुछ हमारे पास ASP.NET में से कंट्रोल्स हैं जो कि बाइंडिंग सपोर्ट कराते हैं, और बाइंडिंग जो है आप डेटा टेबल या डेटा सेट के थ्रू करवा सकते हो। तो वहाँ उस इन्वायरमेंट में वहाँ पे भी डेटा सेट प्रेफर्ड होता है कि आप डेटा सेट यूज़ कर लो। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस है कि हमें जो है वो डेटा रीड करके अपने पास लाना है, और आपको बहुत ही एफिशिएंट स्पीड में चाहिए, तो और रीड ओनली है आपके पास, तो फिर आप डेटा रीडर यूज़ करते हैं। सही है। अब इसमें जो है सिर्फ एक कंफ्यूजन आएगी कि अगर मुझे डेटा मॉडिफाई करना है तो क्या यूज़ करें। वहाँ पे भी हम डेटा रीडर यूज़ कर रहे हैं, मगर वहाँ पे हम आइट्रेट नहीं कर रहे हैं, हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। क्यूरी एग्जीक्यूशन के बाद जो है उसके लिए रीडर या अडेप्टर यूज़ होता है। चलाने के लिए डेटाबेस को हम डायरेक्ट स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं।